Welcome to Sanjay Pandey classes. Welcome to Sanjay Pandey classes. Myself CP Singh, your biology teacher. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंगी. ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आप लोग चाहते हैं हमारी क्लासेस ज्वाइन करना, ये ऑफलाइन भी चलेंगी और ऑनलाइन भी चलेंगी. और अगर आप इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको अच्छा लगे अगर लेक्चर, तो 9415614156 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ये व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस कैसे लेनी है. ठीक है, और अच्छा रहेगा कि आप आएँ यहाँ पे ज्वाइन करें, तो आपको गुड एक्सपीरियंस होगा. बाकी चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, हमने चैप्टर स्टार्ट करा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, इन द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. देखिए, ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि भाई क्लासिफिकेशन क्यों करना है. तो वही हमने पढ़ा था, क्यों करना है क्लासिफिकेशन, ताकि स्टडी इजी हो जाए, समझ सके, सिमिलर डिसिमिलरिटी पता चल सके, क्या चीज़ नई आई है, क्या चीज़ पुरानी थी, क्या चीज़ पहले से थी, क्या चीज़ बाद में आई है और क्या चेंज हुआ है उसमें, ये जान सकें, इवोल्यूशन जान सकें. तो इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी है. अरे किसी मॉल में जाते हैं तो इसीलिए तो सामान अलग अलग जगह होती है कि इजीली अवेलेबल हो जाए, जान सकें, समझ सकें. तो इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना जरूरी है. इसमें हमने 2 किंगडम कवर कर लिए हैं, जिसमें एक किंगडम हमने कवर करा था मोनेरा, और एक किंगडम जो हम दूसरा कवर करने जा रहे हैं, दूसरा जो हमने कवर करा है वो है प्रोटिस्टा, और जो तीसरा जो आज हम करेंगे वो है फंगी. तो इसके हम हर किंगडम के सेपरेट लेक्चर बना देंगे, क्योंकि हर किंगडम बड़ा है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. तो आज जो हम इसमें कर रहे हैं वो आपका लेक्चर 1 है, एंड दैट इज ऑफ फंगी. ठीक है, तो ये आपका फंगी का लेक्चर 1 है. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम फंगी. किंगडम फंगी को जानने के लिए सबसे पहले रोजमर्रा की जिंदगी में आप कहां इनसे मिल सकते हैं, कहां मिल सकते हैं फंगी से. मशरूम खाते हैं, फंगी है. बहुत ज्यादा क्लोज में मिलने का मन करे फंगी को, एक रोटी लीजिए, गीली करिए, टिफिन में रख दीजिए, थोड़े दिन बाद खोलिए तो उसमें जाल की टाइप सा दिखाई देगा, कुछ जाल जाल सा दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, क्या है वो, फंगी है ना. तो मशरूम से मिल लीजिए, तो इन लोगों से आप मिल सकते हैं. जो फंगी है ये आपका, क्योंकि देखिए क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था. फंगी प्लांट में वो अपने सर खुजाने लगे थे. क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कहां रखूं. दोनों के पास सेल वॉल है, फंगी के पास भी सेल वॉल है, प्लांट के पास भी सेल वॉल है. तो सेल वॉल है तो इसका मतलब कहां रखेंगे, प्लांट में ना, प्लांट ग्रुप में रखेंगे. अच्छा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था, प्लांट एनिमल. तो उस हिसाब से, क्योंकि फंगी के पास सेल वॉल है भाई, तो कहां रख देंगे उसको उठा के, प्लांट में. लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, हेटेरोट्रॉपिक है, कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होता. अब कहां रखेंगे, एनिमल में. इतना परेशान हो गए तो बाद में 1969 में RH विटेकर ने प्रॉब्लम कर दी सॉल्व. क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, अलग किंगडम बना दिया. वो किंगडम का नाम क्या था, फंगी. तो फंगी को डिफाइन करते वक्त कुछ पॉइंट्स हम लोग देखेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम फंगी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. देखिए, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि जो फंगी है वो एक क्लोरोफिलस है. What is achlorophyllus? Achlorophyllus means without chlorophyll. कोई क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए क्या है ये, achlorophyllus. ठीक है, achlorophyllus के बाद it is a heterotrophic. What is heterotrophic? It is a type of nutrition in which organism can't synthesize its food by on its ऑन या बाय मतलब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं किस पे, प्रोड्यूसर्स पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली.
ठीक है, तो ये कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो पहला पॉइंट ए क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉपिक, एंड नेक्स्ट ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मींस इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप, सजा धजा होता है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक सेल हमने यही पढ़ा था ना कि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियोलस है, फिर क्रोमैटिन मटेरियल होगा, तो वो यूकैरियोटिक। पहला पॉइंट आपने क्या कहा, ए क्लोरोफिलस है, दूसरा पॉइंट क्या कहा, यूकैरियोटिक है, तीसरा पॉइंट क्या कहा, हेट्रोट्रॉपिक है। नेक्स्ट इसमें जो आपको याद रखना है, ये स्पोर फॉर्मिंग होते हैं। स्पोर फॉर्मिंग मींस ये क्या करते हैं, ये स्पोर फॉर्म करते हैं। एंड फोर्थ चीज आप लोगों को याद रखनी है कि ये थैलॉइड ऑर्गेनिज्म है। याद रहेगी इतनी चीज, कोई समस्या यहां तक होनी भी नहीं चाहिए, आसान तो है। क्या कहा है, बोलिए, ए क्लोरोफिलस, जहां बैठे हैं वहीं से बोलिए, ए क्लोरोफिलस हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक स्पोर फॉर्मिंग थैलॉइड ऑर्गेनिज्म। इसमें कोई ऐसा वर्ड जो समझ में आया हो, जो ना समझ में आया हो? थैलॉइड क्या होता है, थैलॉइड यानी थैला, ऐसे याद रखिए, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, ये थैलॉइड मतलब कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे प्लांट में आप लोग पढ़ते हो एल्गी, एल्गी एक थैलस है, थैलस मींस नो ऑर्गेनाइज्ड, आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये पार्ट इधर है, ये पार्ट इधर है, तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, ठीक है, समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। किंगडम फंगी हम पढ़ रहे हैं, इसमें पॉइंट्स याद रखने हैं, ए क्लोरोफिलस, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉपिक, स्पोर फॉर्मिंग एंड थैलॉइड ऑर्गेनिज्म। याद रहेगा? क्लियर है इतना? चलिए, इसके बाद लिख लिया, इसको नोट डाउन कर लिया। इसके बाद लिखना, इसको साथ साथ लिख लीजिएगा, शॉर्ट पॉइंट्स की फॉर्म में है, तो इसमें फायदा ये होगा कि जब रिवाइज करना होगा तो इजीली रिवाइज कर सकते हैं। बाकी आंख बंद करके कह दीजिए, ये ए क्लोरोफिलस है, हेट्रोट्रॉपिक है, यूकैरियोटिक है, स्पोर फॉर्मिंग है और थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ताकि दिमाग में बैठ जाए अभी तुरंत। बस क्या होना चाहिए, ए क्लोरोफिलस, हेट्रोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक, स्पोर फॉर्मिंग एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा इतना? क्लियर है? यानी थैलॉइड बॉडी है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं तो इसके लिए एक लाइन लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ग्रेट डाइवर्सिटी, क्या लिखा है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? हाँ, एक्सटर्नल फीचर्स जो पढ़ते हैं, किसी का एक्सटर्नल फीचर्स यानी बाहर से वो कैसा दिखता है, वो एक्सटर्नल फीचर्स इज मॉर्फोलॉजी। हैबिटेट उसका पढ़ना, वो कहाँ पे रहता है, कैसी जगह रहना पसंद करता है, कहाँ जाना अच्छा लगता है, ये भी है ना, क्या ये भी कहाँ जाना अच्छा लगता है? मेनली ये कि कहाँ ये रहते हैं, कैसी सराउंडिंग में, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इसलिए याद रखना है ग्रेट डाइवर्सिटी मीन्स, हाँ, इसके वेरी फॉर्म्स जो होते हैं अलग अलग हैं। डाइवर्स मतलब विभिन्नताएं, है ना, विभिन्नता, कितनी विभिन्नता प्रेजेंट है, तो याद रखना है ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये लाइंस कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना, नीट में असर्शन रीजन हो गया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, या ये सही है कि नहीं है, बोथ आर करेक्ट, ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, इनकरेक्ट, तो ये इस तरीके से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये लिख लीजिए इसको, ठीक है, याद होना चाहिए। बाकी फंगी मोस्टली कैसे होते हैं, फंगी आर मल्टी सेल्यूलर, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक फंगी है जिसका नाम है ईस्ट, ये कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर, ठीक है, याद रहेगा। चलिए ये हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए हैबिटेट ऑफ फंगी। हैबिटेट ऑफ फंगी। इनके लिए एक शब्द यूज करा जाता है, जैसे हिंदी में पढ़ते हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, कई चीज बोलो उससे बढ़िया एक शब्द बोल दो, तो इनके लिए एक शब्द है, इनके लिए एक शब्द यूज करा जाता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स क्या है? कॉस्मोपॉलिटन मतलब हवा मतलब कॉस्मोपॉलिटन हवा नहीं है, हवा, पानी, धरती, जानवर, पेड़ पौधे हर जगह मिलेंगे, एवरीवेयर। ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि जहां पे ये ना मिले। ठीक है, बस इन्हें क्या चाहिए? इन्हें क्या चाहिए रहने के लिए? क्या चाहिए इन्हें भैया बस वार्म और ह्यूमिड प्लेस दे दो। जहां इन्हें वार्म और ह्यूमिड प्लेस मिल गया, बस वहीं खुश, और वहीं पे फिर क्या हो जाएगी इनकी ग्रोथ। कैसा प्लेस चाहिए? वार्म और ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स नहीं, वार्म मीन्स फिर तो ह्यूमिड गरम, तो वार्म क्या है? जहां पे ह्यूमिडिटी नहीं होती, ह्यूमिडिटी वर्ड पढ़ते हो ना, क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है। नमी जहां पे हो, ध्यान रखिएगा। ऐसा प्लेस जहां पे गर्मी भी हो और पानी भी अवेलेबल हो कम। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा देखने का मन करे फंगी को, नहीं देखना ही है, खाना मत, देख लेना। वही रोटी ली, हल्का सा गीला करिए, नहीं पानी का छींटा मारिए, एक टिफिन में पैक करके रख दीजिए, फिर एक हफ्ते बाद खा लीजिए। खाना नहीं है उसमें। एक हफ्ते बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? फंगस। उसकी फोटो खींचिए, स्टेटस पे लगाइए कि पता चल गया कुछ मिला। ठीक है, लगाइएगा, देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, वार्म और ह्यूमिड प्लेस चाहिए, तो भैया ये कॉस्मोपॉलिटन है। जहां जगह मिली वहीं बढ़ जाएंगे। अच्छा, कुछ और टर्म्स यूज करी जाती है, जरा कुछ टर्म्स लिखिएगा। जैसे है कॉर्टिकोलस। कॉर्टिकोलस इसका मतलब है वो फंगी जो बार्क या कॉर्क जो होता है, पेड़ की छाल वगैरह, उस पे ग्रो करना इन्हें अच्छा लगता है। कुछ होते हैं कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस यानी काउ डंग, जो गाय का गोबर होता है उस पे भी ग्रो हो जाते हैं। आपको पता है गाय का गोबर कितना महत्वपूर्ण चीज है भाई? ऐसे ही थोड़ी ना हम लोग फॉलो करते हैं गाय का गोबर। गाय माता है, इसलिए माता। किस लिए माता? क्यों माता कहते हैं गाय को? उसकी हर चीज जरूरी है, हर चीज में समझ लीजिए वो तत्व हैं जो हमें हेल्दी रख सकते हैं, इवन उसका गोबर भी। पहले के लोग जो कच्चे घर होते थे, देखे होंगे, देखे हैं कच्चा घर? देखा है? हाँ, तो कच्चे घर पे क्या करते थे लोग? गोबर की लिपाई पुताई करते थे, मतलब पूरे गोबर से उसकी पेंटिंग डेंटिंग शेंटिंग होती थी। तब ये पुट्टी उट्टी नहीं चलता था, है ना? अब पुट्टी उट्टी सफेद मतलब होता है कोई रंग नहीं। हम तो जीवन में अपने आप ही ऐसी चीजें ला रहे हैं ना। लेकिन वहां पे क्या होता था, वहां पे गोबर से लिपाई करी जाती थी, दीवारों को सजाया जाता था, उस पर अच्छी अच्छी चीजें, विचार लिखे जाते थे। आप चले जाओ, उल्टा सीधा लिखा रहता है, इसका नंबर उसका नंबर, ये ऐसे, इसने धोखा दिया, इसने ये करा। मेनली मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पुराने समय के जो घर होते थे उसको गोबर से लीप दिया जाता था, क्योंकि गोबर पे ना बैक्टीरिया काम कर सकता, ना वायरस काम कर सकता, लेकिन ये प्राणी है जो यहां भी नहीं छोड़ा, मतलब इसके ऊपर भी ग्रो कर जाएगा। इसीलिए कॉप्रोफिलस, काउ डंग पे भी ग्रो कर जाता है। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को, ठीक है? कॉप्रोफिलस, समझ में आया? एक होता है एपिजाइलिक। एपिजाइलिक
ये वुड पे ग्रो होना पसंद करते हैं, वुड। एपिजाइलिक। नेक्स्ट इज जाइलोफिलस। जाइलोफिलस बर्न्ड वुड, जली हुई लकड़ी पर भी ये अपना बसेरा कर लेते हैं। बहुत से ऐसे हैं, कितने लिखे हैं, एक और लिख लीजिए, केराटिनोफिलस। केराटिनोफिलस, केराटिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है? केराटिन प्रोटीन है नेल्स में, नेल्स में, मेल्स नहीं, नेल्स, हमारे नाखून, तो उस पर भी ग्रो कर जाते हैं। फंगी अफेक्ट करते हैं नाखूनों को भी, याद रहेगा। फंगी को कहाँ ग्रो होना अच्छा लगता है? वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे, जहां मिली गर्मी नमी वहीं पे हो गए डमी डमी, यानी वहीं पे बढ़ जाएंगे। याद रहेगा इतना, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन, एवरीवेयर, हवा पानी जल वायु थल गगन मगन जो भी है सब पे ग्रो कर जाएंगे, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, पेड़ पौधे कुछ नहीं, बस वार्म ह्यूमिड प्लेस चाहिए, जहां मिला वहां खुश, वहां पे ग्रोथ। कॉर्टिकोलस बार्क पे ग्रो करेंगे, कॉप्रोफिलस काउ डंग पे, एपिजाइलिक वुड पे, जाइलोफिलस बर्न्ट वुड पे, केराटिनोफिलस केराटिन पे। तो यहां सब ये ग्रो कर सकते हैं, याद रहेगा इतना। ये एक मेन इसका इंट्रोडक्शन और इसका हैबिटेट था। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब अगर हम इसके कभी हमारा मिलन हो तो हम इसको कैसे, डिलीट नहीं, कभी इससे मिलन हो तो हम इससे कैसे मिल पाएंगे, कैसे नहीं, कैसे पहचान पाएंगे। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी देखने के लिए पहले तो रोटी भैया, वो मशरूम भी देख सकते हो, लेकिन मशरूम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन एक कॉमनली एक बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाए तो वो मैं इसमें बताऊंगा। वो आप कैसे देख सकते हो कि रोटी ली, गीला करा, टिफिन में रखा, बंद करा, उसको देखो। हमेशा नहीं देखना है। रोटी में बंद कर, मतलब डिब्बे में टिफिन में बंद कर दो और कम से कम 5 दिन 6 दिन के बाद देखो, तब पता चलेगा रोटी का क्या हो जाएगा। सुंदर नज़ारा होगा लेकिन बहुत अच्छा दिखेगा, तो रखिएगा, बदबू आएगी, स्मेल आएगी, लेकिन उसको रखिएगा, देखिएगा, फोटो भेजिएगा, ठीक है। मजाक में नहीं, सही में कह रहा हूँ। दर्शन हो जाएंगे ना, कुछ देखने को मिलेगा ना, तो उसको ही फोटो भेजनी है। नंबर बताया ही था 9415614156। चलिए ठीक है। तो करना क्या है कि अगर आप, अच्छा वैसे कभी देखा है फंगी लगा हुआ देखा है? एक से जाले की तरह होता है, जैसे ये मकड़ी का जाला होता है, इसी तरह से जाले जाले की तरह होता है। पता है इसमें होता क्या है? इसमें थैलॉइड है ना, ऑर्गेनाइज तो है नहीं। कैसा स्ट्रक्चर था, कैसा स्ट्रक्चर था बताओ? अभी बताया था, ये तो थैलॉइड होता है, ऑर्गेनाइज तो होता नहीं। ये एक थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, थैलॉइड होता है। तो देखिए मेनली होता क्या है कि इसमें अगर आप इसको देखें तो इसमें एक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह से धागे धागे से बहुत सारे, जैसे मान लीजिए वैसे रफली बनाओ तो ये धागे धागे से होते हैं और बहुत सारे धागे आपस में ऐसे क्रॉस लिंक बना लेते हैं, ठीक है। ये जो एक धागे टाइप सा स्ट्रक्चर है, एक सिंगल जो है उसको हाइफे कहते हैं, ठीक है। और जब ये हाइफे क्रॉस लिंक कर लेते हैं तो उसको माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? माइसीलियम। जब एक थ्रेड लाइक प्रेजेंट है दैट इज नोन एज हाइफे, और जब बहुत सारे प्रेजेंट हो जाएं तो दैट इज नोन एज माइसीलियम। उसको क्या कहते हैं? माइसीलियम। साधारण समझ में आ रहा है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब प्रेजेंट है उसे हाइफे कहते हैं, बहुत सारे आपस में मिलजुल जाएं, उनका गोला बना ले तो उसे माइसीलियम कहते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी अगर मैं बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए एक माइसीलियम को थोड़ा जूम करके देखा, बढ़िया कैमरा ले लीजिएगा थोड़ा महंगा, और उससे देखेंगे, कैमरे से देखेंगे कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं ये एक माइसीलियम है। और इसी तरीके से मान लीजिए बहुत से माइसीलियम इस तरीके से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से मिलजुल गए हैं, क्रॉस लिंकिंग हो गई है, ठीक है।
तो माइसीलियम बना दिया इसने। समझ में आ रहा है? और भी इस तरीके से मान लीजिए बहुत सारे बीच में इस तरीके से प्रेजेंट मिल जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। याद रहेगा? समझ में आ रहा है? हाइफे क्या है? तो इनकी बॉडी एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बनी है जिसको हाइफे कहते हैं, और उनका जो क्रिस क्रॉस नेटवर्क बन जाता है, जो एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? हाइफे। और जो आपस में क्रिस क्रॉस बना लेते हैं और आपस में इंटरलिंक्ड वगैरह हो जाते हैं, वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? माइसीलियम। आंख बंद करके भी याद हो जाएगा ना। फंगी में जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हाइफे। बहुत सारा आपस में मिलजुल गए, क्या कहते हैं? माइसीलियम। तो आज अगर बोले कि फंगी की मॉर्फोलॉजी लिखो, तो पहली लाइन तो ये लिखोगे एक थैलाइड ऑर्गेनिज्म होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफे कहते हैं। बहुत सारे थ्रेड मिलके क्या बनाते हैं? माइसीलियम। माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, माइसीलियम बनाते हैं। और बाकी तो मैंने आपको बताया ही था कि ये कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे आर मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अच्छा, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन हाँ, एक ईस्ट होता है, एक सिनकाइट्रियम भी होता है। सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम। लेकिन आपको ईस्ट याद रखना है, ये कैसा है? यूनिसेल्यूलर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब जो हाइफे है ना, वो अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो उसको देखते हैं हाइफे कैसे। ये हो गया यहां तक? अच्छा, अरे अब ये जो हाइफे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे एक आपको मैं हाइफे बना के दिखाऊं, तो ये देखिए धागे की तरह ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, मोटे वाले। अच्छा, हाँ, मोटा वाला है। हाँ, ये ठीक, इस साइड से लिखिए। हाँ ठीक है। नहीं, रब कर रहा था। हाँ, तो देखिए अब क्या है, अब एक हाइफे का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सिंगल हाइफे का। ठीक है, एक हाइफे इधर बना देता हूं। अरे हाइफे एक ही ना थ्रेड लाइक है, एक हाइफे इधर बना दिया। क्या फर्क दिख रहा है इन दोनों में? एक जैसे दिख रहे हैं दोनों भाई की अलग अलग दिख रहे हैं? एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आंख से नहीं देख रहे हैं क्या? एक जैसे हैं ये अलग अलग है ना। इसमें क्या फर्क दिख रहा है? ये बंटवारा करे हुए हैं, इनमें कोई बंटवारा नहीं है। यानी ये हम अगर देखें इसको, तो ये हमें दिख रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा दिख रहा है? अब ये क्या? ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, इसमें न्यूक्लियस आर सेपरेट। न्यूक्लियस आर सेपरेट। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? इसको कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। ठीक है, क्या कहते हैं? सिनोसिटिक हाइफे। एंड दिस इज नोन एज सेप्टेट हाइफे। इसको क्या कहते हैं? सेप्टेट। ये सेप्टा है, ये जो यहां बना हुआ है ये सेप्टा है। सेप्टा मतलब सेपरेशन जो बनाया गया है। क्या है? सेपरेशन, सेप्टा, सेप्टेट। याद रहेगा इतना? क्लियर है यहां तक? एक और हाइफे बना के दिखा देता हूं। एक हाइफे में कुछ, जो ये मैं हाइफे बना रहा हूं आपको, इसको देखिएगा जरा। इस हाइफे में क्या फर्क दिख रहा है? मतलब देखने में सेपरेट लग रहा है ना, लेकिन बीच में पोर है। ये जो देख रहे हो,
पोर देखने के लिए मिल रहा है ना। इसमें क्रॉस वॉल्स बनी हुई है, दीज आर नोन एज क्रॉस वॉल्स। क्या है ये? दिस इज क्रॉस वॉल, इसमें क्रॉस वॉल बनी हुई है और ये आपके पोर्स हैं। क्या है ये? पोर्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से सेपरेट मान भी नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए क्रॉस वॉल क्रॉस वॉल हाइफे भी इसको कह सकते हैं हम, क्रॉस वॉल हाइफे। क्लियर है यहां तक? ये मेनली आपको ना फंगी की हम अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे, जैसे फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज। तो इसको अभी फिलहाल बस लिख लो, बाकी मैं बताऊंगा ही क्या है ये सब। ये मेनली आपको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में देखने के लिए मिलते हैं, याद रहेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो बेसिडोमाइसिटीज होता है ना, बेसिडोमाइसिटीज, अगर उसको आप लोग देखेंगे, मैं बेसिडोमाइसिटीज की बात कर रहा हूं, अगर उसके हाइफे को आप लोग देखेंगे तो उसका ना थोड़ा एंड पे इस तरीके से स्वेल होगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक पहचानने का तरीका है, थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक तरीका यहां पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, याद रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आसान लग रहा है? इनका जो सेंट्रल पोर होता है, बस इसमें याद रखना है कि सेंट्रल पोर बैरल शेप्ड है। हाँ, इन्फ्लेम्ड है, मतलब लगता है कि थोड़ा स्वेल है, नहीं ठीक है, याद रखिएगा। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, समझ में आया यहां तक? क्लियर है? ये हमने मेनली इसका क्या पढ़ लिया कि इसका मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा इसका थैलॉइड है और मल्टी सेल्यूलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट और सिनकाइट्रियम। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसकी जो बॉडी है ना वो हैप्लॉइड होती है। ये एक हैप्लॉइड बॉडी है। कैसी बॉडी है? इसका क्या मतलब है हैप्लॉइड बॉडी का? पता है आप लोगों को हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है? व्हाट इज हैप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड? देखिए, अगर क्रोमोसोम पेयर्ड है, क्रोमोसोम क्या है? एक दूसरे से पेयरिंग बना के, ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। याद रखिएगा, एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 और वो पेयर में होते हैं, तो कितने पेयर हो गए? 23 पेयर। 46 क्रोमोसोम है ना, 23 पेयर। तो ये पेयर में से इनको डिप्लॉइड कहा जाता है, मतलब हर कोई पेयर में है, लेकिन इनमें पेयर नहीं होते, इसमें अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको हैप्लॉइड कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बाकी हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है, क्यों ऐसा कहा जाता है, ये आपका चैप्टर जब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो आपको इससे रूबरू कराएंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि थ्रेड लाइक हाइफे है और कई सारे मिलके माइसीलियम बना देते हैं। हाइफे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि सिनोसिटिक, सेप्टेट, ब्रांच्ड भी हो सकता है, मतलब इसमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। और बाकी क्रॉस वॉल हाइफे दिख ही रहा है आपको, उसमें जो बेसिडोमाइसिटीज है उसका जो सेंट्रल पोर होता है वो बैरल शेप्ड और इन्फ्लेम्ड होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों की इसकी वीडियो भी साथ साथ बन रही है ताकि रिवाइज कर सकें, देख सकें, जहां बैठे हैं वहां बैठ के पढ़ सकें। तो इसको जितना हो सके इसमें शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, समझिए, जानिए और खुश रहिए, ठीक है। बना लीजिए इसको आराम से इसको ड्रॉ करिए।
अच्छा, इनकी जो, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा फंगी तो मैंने एक बात कही थी कि सेल वॉल प्लांट में भी थी और सेल वॉल इसमें भी है फंगी में, लेकिन जो फंगी की सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? काइटिन से, काइटिन से मिलके बनी होती है। एंड पॉलीसेकेराइड, काइटिन क्या है? तो ये भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, काइटिन कोई अलग चीज नहीं है, इट इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। काइटिन को एक नाम से और जाना जाता है, फंगल सेल्यूलोज, फंगल सेल्यूलोज। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिखोगे। दूसरी बात और याद रखिएगा कि सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ व्हाट? काइटिन, जिसको एक नाम और क्या देते हैं हम? फंगल सेल्यूलोज। तो काइटिन, फंगल सेल्यूलोज एंड पॉलीसेकेराइड, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है ना, कार्बोहाइड्रेट है। बायोमोलिक्यूल में सबसे आपको रूबरू कराएंगे। देखिए भाई, क्योंकि टर्म्स आ जाते हैं तो इसलिए बायो खुद ही एक वास्ट है, सब्जेक्ट है, तो एक दो टर्म इसमें आ जाते हैं, घबराइएगा नहीं, कुछ टर्म्स याद भी करा जाता है। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम आ गए, ये हमने पढ़ लिया फंगी के बारे में। ठीक है, अच्छा, कॉस्मोपॉलिटन वर्ड जो मैंने यूज करा था, एक वर्ड और कई बुकों में लिखा हुआ मिलता है, यूबिक्विटस। इसको भी एक बार सुन लीजिए, यूबिक्विटस। यूबिक्विटस फॉर्म जो है, अगर सिंपल भाषा में समझने की बात करें तो वही है कि डाइवर्स हैबिटेट, वही जो मैंने कॉस्मोपॉलिटन कहा था, इसमें मेनली सिंपल ये बताता है कि डाइवर्स हैबिटेट है इसमें, यानी एक जगह नहीं मिलेंगे भाई, बहुत जगह मिल सकते हैं। डाइवर्स हैबिटेट, याद रहेगा यहां तक? क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा रिप्रोडक्शन इन फंगी, या रिप्रोडक्शन से पहले नहीं, चलिए पहले रिप्रोडक्शन करते हैं फिर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फंगी। देखिए, रिप्रोडक्शन इन फंगी, रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है ना, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है ना। ये जो रिप्रोडक्शन इन फंगी है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, और सेक्सुअली भी हो सकता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन फंगी में कैसा हो सकता है? इट कैन बी अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। इट कैन बी वेजिटेटिव, इट कैन बी एसेक्सुअल और इट कैन बी सेक्सुअल। वेजिटेटिव मीन्स जो इसकी बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हीं की हेल्प से हो जाए, है ना, याद रहेगा इतना। वेजिटेटिव फॉर्म में देखिए, वेजिटेटिव फॉर्म एसेक्सुअल का ही पार्ट है। जैसे आप लोगों ने मेनली क्या पढ़ा है, दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, वन इज सेक्सुअल, वन इज एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट की आवश्यकता है, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट ही काम कर जाता है। लेकिन वही वेजिटेटिव है। वेजिटेटिव मीन्स उसका पार्ट, उसकी बॉडी का पार्ट। जैसे गुलाब की स्टेम लो, उसको काटो छाटो, फिर बो दो, फिर उग जाएगा, उग जाता है ना। तो उसमें कोई ऐसा सच पॉलिनेशन वगैरह प्रोसेस तो नहीं हुआ है? हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। तो ये चीज होता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल ही है एक तरीके का। तो चलिए इसमें एक एक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव फॉर्म या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर इसके वेजिटेटिव में देखते हैं तो जो वेजिटेटिव है वो फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है,
और किससे हो सकता है? बडिंग से हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है और फिजन से हो सकता है। बताइए इनमें क्या फर्क है? फ्रेगमेंटेशन क्या है, फिजन क्या है, बडिंग क्या है? बहुत छोटे छोटे टर्म्स है ना, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। फ्रेगमेंटेशन मतलब जो पार्ट टूटा, जहां से टूटा वहीं से वो बढ़ जाएगा। बडिंग में क्या होता है? बॉडी में एक आउटग्रोथ होती है। जैसे मान लीजिए बॉडी है तो यहीं पे एक आउटग्रोथ होगी, धीरे धीरे यही फिर एक नया मैच्योर हो जाएगा, दोबारा एक नया बन जाएगा। फिजन में भी मेनली क्या होता है? ये एक बॉडी है, ये टूट के दो हो जाएगी और दोनों अलग अलग ग्रो कर जाएगी। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मेनली देखिए, फिजन में भी टूटना है, फ्रेगमेंटेशन में भी टूट गया है। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक्सीडेंटली हो सकता है, एक्सीडेंटली वो दबा या टूटा, और फिजन एक तरीके का प्रोसेस हो सकता है कि प्रोसेस है वैसा हो रहा है। लेकिन आपको डिटेल में नहीं इसे लिखना है, वो तो जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ ही लेंगे इसको। लेकिन आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि ये फ्रेगमेंटेशन से करता है, बडिंग से करता है और फिजन से करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लिख लिया था ना उसको, ये छूटा है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल। तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये बाय स्पोर फॉर्मिंग करता है। किससे करता है? बाय स्पोर फॉर्मिंग। तो ये स्पोर फॉर्म करता है। ठीक है, देखिए इसके स्पोर में पता है क्या स्पेशलिटी है? अभी मैं सेक्सुअल में भी पढ़ाऊंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें भी स्पोर बनते हैं। आपकी बॉडी में ना, शॉर्ट में जानने की कोशिश करिएगा, आपकी बॉडी में दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं। कितने तरीके के? या आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि दो सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, है ना? वेरी गुड, माइटोसिस और मियोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। इसमें क्या होता था? जैसे शॉर्ट में बता रहा हूं बस, एक सेल होता है वो दो सेल में डिवाइड हो जाता था, और इसमें जितने क्रोमोसोम, अगर इसमें 2n क्रोमोसोम है तो इसमें भी उतने ही क्रोमोसोम्स रहते थे, है ना? इसमें क्या होता था? एक कोई बॉडी है, वो 2n है, वो दो सेल में नहीं, वो 4 सेल में मेनली डिवाइड होता है, क्योंकि इसमें दो पार्ट में होता है, एक मियोसिस 1, एक मियोसिस 2। दो मियोसिस 1 में बनते हैं, दो मियोसिस 2 में बनते हैं। मतलब कंफ्यूज नहीं हुई है, साधारण याद रखिएगा कि सेल डिवीजन है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोसिस में एक सेल होता है जिसकी अगर हम पोलॉइडी की बात करें, यानी क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है क्रोमोसोम पेयर्ड है। 2n का मतलब डिप्लॉइड, याद रखिएगा। 2n से मतलब यहां पे है डिप्लॉइड, यानी इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर्ड में है। और n का मतलब है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं वो अनपेयर्ड हैं, सिंगल क्रोमोसोम उसमें प्रेजेंट है, कोई पेयरिंग नहीं है। तो इसमें माइटोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर जैसे पेयर्ड थे, तो जो बच्चे पैदा हुए यानी जो डॉटर सेल बने उसमें भी पेयर्ड है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? क्लियर है? और मियोसिस में क्या होता है? एक सेल था, है ना, वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाता है, और क्रोमोसोम नंबर सब में क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। ये नहीं कि 4 में डिवाइड हो जाएंगे, 1/4 1/4, मतलब आधे हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये पूरा डिटेल प्रोसेस है। ये जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है शायद 10 चैप्टर है ना, बाकी नई एनसीईआरटी में जो भी बदला हो, तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वो हमें पढ़ना होगा। तो बाय स्पोर फॉर्मिंग होता है, और इनके जो स्पोर बनते हैं ना, बाय माइटोसिस डिवीजन बनते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं दैट्स वाई देयर स्पोर आर ऑल्सो नोन एज माइटोस्पोर।
इसलिए उनको हम माइटोस्पोर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइटोस्पोर। नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? कोई समस्या? गर्मियों के समय में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पानी पिए। खाना कम खाएंगे चलेगा, लेकिन पानी बराबर। जल्दी नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद ए हो गया। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्पोर हो सकते हैं। बहुत से स्पोर हैं, आपकी बुक में 3 स्पोर दिए हुए हैं। कौन कौन से स्पोर दिए हुए हैं? 3। क्या नाम है उनके? 3 स्पोर आपकी बुक में लिखे होंगे। जूस्पोर, और एक क्या लिखा है? स्पोरेंजियोस्पोर, और एक कोनिडिया। 3 स्पोर हैं, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडिया। ये एसेक्सुअल हैं, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में 3 स्पोर दिए हुए हैं, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड 1 इज कोनिडिया। अब चलिए देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले आपको जूस्पोर की बात बताऊं तो ये मोस्टली इन एक्वेटिक फॉर्म, मोस्टली इन एक्वेटिक यानी हाँ जो पानी पानी करेंगे, ये मे बी यूनिफ्लैजिलेटेड। यूनिफ्लैजिलेटेड, यूनि मतलब 1, फ्लैजिला। फ्लैजिला किस में मदद करता है? जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है तो एक थ्रेड लाइक बॉडी बाहर निकली होती है, उसको कहते हैं फ्लैजिला। मूवमेंट में मदद करेगा फ्लैजिला। यूनिफ्लैजिलेटेड भी हो सकता है और बाईफ्लैजिलेटेड। बाई मतलब भाई नहीं, नाकाम वाली बाई। बाई मतलब 2, यूनि मतलब सिंगल। तो ये इसका जो, अच्छा अब ये बताइए, फ्लैजिला है तो ये मोटाइल होगा कि नॉन मोटाइल होगा? मोटा कि पतला? मोटाइल कि ना मोटाइल? वो नहीं, मोटाइल ना मोटाइल का मतलब है कि चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, तो ये मोटाइल होता है भाई। फ्लैजिला क्यों दिया गया? फ्लैजिला इज यूज फॉर मोटिलिटी। अरे वो मतलब नहीं था मेरा मोटाई की पतलाई, वो नहीं। मोटाइल का मतलब मूवमेंट हो, तो ये मोटाइल होता है, याद रखिएगा इस चीज को। मोटाइल है, मोस्टली एक्वेटिक है, यूनिफ्लैजिलेटेड, बाईफ्लैजिलेटेड। इसके ना जो स्पोर होते हैं, इसके जो स्पोर होते हैं वो पियर शेप्ड। अगर इसके स्पोर की शेप की बात करें तो कैसा हो सकता है? पियर शेप्ड हो सकता है, या एक नाम और कहते हैं पायरीफॉर्म। ये सब याद रखिएगा क्योंकि पढ़ते हुए बीच में आते हैं तब लगता है कि ये क्या है, संतरा आम केला सब पढ़ा रहे हैं बीच में फंगी में। पियर शेप्ड, पायरीफॉर्म। किडनी शेप भी हो सकते हैं, याद रहेगा। तो ये पियर शेप्ड भी हो सकते हैं और किडनी शेप भी हो सकते हैं, याद रहेगा जूस्पोर। तो क्या सीखे अभी तक कि रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है। अगर वेजिटेटिव की बात करते हैं तो वेजिटेटिव में कौन कौन सा देखने के लिए मिल रहा है? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन, ठीक है। फिजन, फ्यूजन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फ्यूजन मतलब जुड़ना दो चीज का, फिजन मतलब टूटना, स्पेलिंग भी अलग है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? दूसरा फिर हमने बात करा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या क्या है? बाय स्पोर फॉर्मिंग।
लेकिन इसके जो स्पोर हैं वो फॉर्म हुए हैं बाय द माइटोसिस, है ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज माइटोस्पोर्स, इसलिए इसको माइटोस्पोर्स कहा गया बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस के प्रोसेस से बने हैं, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज माइटोस्पोर्स, इसलिए इनको माइटोस्पोर्स भी कहते हैं। बाकी शेप याद रखिएगा, इसके जो डिफरेंट टाइप स्पोर्स हैं, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया। तो सबसे पहले आप किसकी कहानी पढ़ रहे हैं, जूस्पोर की, मोस्टली एक्वेटिक फॉर्म में देखने के लिए मिलता है, उसमें भी एक्वेटिक फॉर्म में अभी मैं पढ़ाऊंगा तो फाइकोमाइसिटीज है उसमें मिलेगा। दूसरी बात क्या पढ़ी, ये मोटाइल होते हैं, है ना, मोटाइल मतलब ये मूव कर सकते हैं, तो भैया अगर मोटाइल हैं तो या तो ये यूनिफ्लैजिलेटेड हैं या ये बाईफ्लैजिलेटेड हैं। इनके जो स्पोर हैं वो दो शेप के हो सकते हैं, इट मे बी किडनी शेप और इट मे बी पियर शेप, दैट इज पायरिफॉर्म, तो किडनी शेप भी हो सकते हैं और पियर शेप्ड भी हो सकते हैं, याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, एक वर्ड आपको कई बार मिलेगा, स्पोरेंजियोफोर, इधर देखिए, स्पोरेंजियोफोर, अलग अलग स्पोर अलग अलग बॉडी में से बनते हैं, जिस बॉडी में से वो निकल रहे हैं उसके लिए वर्ड यूज करा गया है स्पोरेंजियोफोर। कहने का मतलब फ्रूटिंग बॉडी दैट फॉर्म स्पोर। स्पोरेंजियोफोर का क्या मतलब है, यहां पे फ्रूटिंग बॉडी, स्पोरेंजियोफोर का मतलब है फ्रूटिंग बॉडी दैट फॉर्म स्पोर। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए माइसीलियम ऐसे फैला हुआ था, फिर यहां से इस तरीके से कोई एक बॉडी निकली और इसके अंदर से स्पोर इसके अंदर बन रहा है, तो इस फ्रूटिंग बॉडी को स्पोरेंजियो फोर कहा गया है। याद रहेगा इतना, समझ में आया, क्लियर है? तो पहला हमने ये सेक्सुअल स्पोर पढ़ लिया जिसका नाम है जू स्पोर। नेक्स्ट आते हैं स्पोरेंजियोस्पोर, लिख लीजिए इसको, विजिबल है ना, क्लियर, इसमें भी दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट जो इसमें पढ़ रहे हैं वो है स्पोरेंजियोस्पोर। हो गया, हटा दो इसको। नेक्स्ट स्पोर देखिए, अब नेक्स्ट स्पोर जो है वो है स्पोरेंजियोस्पोर। ये भी एक एसेक्सुअल स्पोर है। इसमें मेनली ना ज्यादा बात मत याद रखिए, लेकिन कुछ कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा। एक तो ये थिन वॉल्ड होता है, नॉन मोटाइल होता है, ये जरूर याद रखना है। तो अगर नॉन मोटाइल है तो क्या फ्लैजिला होगा? नहीं होगा। और ये एंडोजीनियस होता है। अब इसका ही मतलब सुन लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये वर्ड आएगा अभी, एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस। देखिए कुछ फंगी होती है, जैसे मान लो कोई फंगी की बॉडी है ना, ऐसी रफली बना रहा हूं, फंगी की बॉडी है, इधर देखिए एक बार, फंगी की बॉडी है, स्पोर बन रहा है, ऐसे ही बाहर ही बन रहा है और बाहर से ही सीधा रिलीज हो जा रहा है, ये है एक्सोजीनियस। क्या है ये? एक्सोजीनियस। और दूसरा मान लीजिए ऐसी कोई बॉडी है, स्पोर पहले अंदर बन रहा है, फिर ये बॉडी रप्चर होगी, तब स्पोर बाहर निकलेगा, तो ये कैसा है? एंडोजीनियस। एंडोजीनियस, ये एक्सोजीनियस है, ये एंडोजीनियस। तो ये जो आपका स्पोरेंजियोस्पोर है ये थिन वोल्ड है, नॉन मोटाइल है और एंडोजीनियस है। साथ में उसे भी देख लीजिए, कोनिडिया। कोनिडिया की बात करें तो ये भी नॉन मोटाइल ही है, लेकिन इसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो ये एक्सोजीनियस होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल, एक्सोजीनियस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको इतना बता दिया है कि जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बर्डिंग पढ़ चुके हैं। एसेक्सुअल में स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, अलग अलग चीज हो सकती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम? सेक्सुअल। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट्स का बनना ना, गैमेट्स का बनना। लेकिन यहां पे ये नहीं कह सकते कि एक तरह से कि एकदम ट्रू सेक्सुअल ही है कि अलग अलग गैमेट्स बनेंगे, है ना। इनकी बॉडी ही आपस में फ्यूज कर जाती है। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हो? ये एक रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो अलग अलग गैमेट फ्यूज होते हैं, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहोगे। इसमें ऐसा सच अलग से गैमेट तो नहीं बना रहा है ये, इनकी बॉडी ही फ्यूज हो जाती है। जो हाइफे हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, फिर आगे जाके वो स्पोर बनाते हैं। बताता हूं कैसे स्टेप होते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेनली याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी बात हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। जैसे मान लीजिए ये एक फंगी है, हालांकि सब एक ही जैसे दिखती हैं, लेकिन मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये यहां पे मान लीजिए कोई दूसरी फंगी यहां पे बनी हुई है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना 3 स्टेप में होता है। वन इज प्लाज्मोगैमी, वन इज कैरियोगैमी एंड थर्ड वन इज मियोसिस। कितने स्टेप में होता है ये? 3 स्टेप में। कौन कौन सा? प्लाज्मोगैमी, दूसरा कैरियोगैमी एंड थर्ड वन इज मियोसिस। क्या है? मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। अब अगर पहला स्टेप इसमें आप देखोगे तो ये मान लीजिए एक फंगी साहब है, मतलब हाइफे एक दूसरा है। अब इसमें क्या होगा? ये धीरे धीरे इनके बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं और जैसे जैसे इनके बीच नजदीकियां बढ़ी ये आपस में आके फ्यूज कर गए। दैट इज प्लाज्मोगैमी, क्योंकि इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्लाज्मोगैमी में क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी, ये जो पहला स्टेप मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं, दैट इज प्लाज्मोगैमी। मतलब यहां पे फ्यूजन हो गया। किसका? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? जैसे एक चीज देखिएगा इधर, आपको पता ना कि सेल वॉल में पहले सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर एक न्यूक्लियस होता है और आसपास साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन और सबको लेकर, सेल मेम्ब्रेन और इन सबको लेकर प्रोटोप्लाज्म कहा गया है। ठीक है, पूरे को। एक साइटोप्लाज्म होता है ना, तो प्रोटोप्लाज्म में आपकी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सब आ गया। तो ये फ्यूज कर गए। दिख रहा है फ्यूज करा हुआ कि नहीं दिख रहा है? प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये अब यहां पे जब इतनी चीज हो गई तो ये दोनों फंगी, ये जो दोनों फंगी हैं इनके न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, जो ये दोनों फंगी मैंने यहां पे बनाए हैं, मान लीजिए फ्यूज होकर इन्होंने एक न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, अच्छा अब ये न्यूक्लियस कैसा है?
क्योंकि एक न्यूक्लियस यहां से है, एक न्यूक्लियस यहां से। ये पहले NN था, ये इधर N था, ये इधर N था, दोनों मिलके क्या हो गया 2N। इसको कहते हैं कैरियोगैमी। क्या कहते हैं दूसरे को? कैरियोगैमी। यानी कैरियन वर्ड मैंने बार बार बताया है, कैरियन वर्ड न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। गैमी मतलब मिलना, यानी न्यूक्लियस का मिलन। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। यहां तक समझ में आया? नोट डाउन करिए, फिर दूसरे पेज पे चलते हैं। तो मैंने कहा दो फंगी मतलब हाइफे आपस में एक दूसरे से मिले जुले, फिर आपस में जुड़ गए, प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर चलिए, आ रहा है तो आगे भी देख लेते हैं समझ में इसको। देखिए, ये एक माइसीलियम मैंने अभी बनाया था, और इधर ये दूसरे थे साहब, और यहाँ पे इनका 60 गांठ बैठा, न्यूक्लियस भी मिल गया। आगे देखिए अब क्या होता है। तीसरा स्टेप मैंने बोला ना मियोसिस। तीसरे स्टेप में क्या होता है, ये जो जहां पे आपस में इनका मिलन जुलन हुआ है, जहां पे मिले हैं, समझिएगा इधर ध्यान से। एक सेकेंड, देखिए अब इसको एक ही कलर से मैं लिख के दिखा रहा हूं। अब यहां पे जैसे मान लीजिए जहां ये फ्यूज हुए हैं, जहां ये फ्यूज हुए हैं, यहां पे डिप्लॉयड है ना, ये 2N था, यहां पे धीरे धीरे फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है मियोसिस। देखिए यहां पे फर्क आ रहा है एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर में। मैंने क्या बोला था? एसेक्सुअल स्पोर किससे बन रहा था? बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अब यहां पे मियोसिस हो रहा है, और बहुत सारे अब जो इसमें स्पोर्स बन गए हैं, और वो स्पोर्स कैसे हैं? N। जो स्पोर बने हैं वो कैसे होंगे? N, यानी हैप्लॉइड। कैसे हैं? हैप्लॉइड। अब जैसे ही ये मतलब रप्चर होगा, या स्पोर एक्सोजीनियस भी हो सकता है, मतलब सीधा बनते ही बाहर, सीधा बनते ही बाहर। ठीक है, तो मेनली क्या होगा, ये स्पोर एयर में आएगा, डिस्पर्स होगा, जहां जहां जाएगा वहां फिर से नया नया इस तरीके से हाइफे बन जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से 3 स्टेप में हमने मेनली पढ़ा। कौन कौन से स्टेप थे? कौन कौन से स्टेप थे? प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। अब कुछ एक एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, कुछ फंगी ऐसे होते हैं, अगर कुछ फंगी की हम अगर बात करें, तो कुछ फंगी में क्या होता है, जो आपने दूसरा स्टेप पढ़ा था, कैरियोगैमी पढ़ा था ना, कैरियोगैमी पढ़ा था ना, कि एक माइसीलियम था। देखिए मैं बार बार माइसीलियम हाइफे कहते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा, हाइफे थ्रेड लाइक माइसीलियम उसका क्लस्टर है। ठीक है, बस एक टर्म बता दिया गया है, उसको चीज वही है। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया था ना कि जो कैरियोगैमी हो रहा है, न्यूक्लियस मिल जाते हैं, लेकिन कुछ में होता है कि ये मिलते नहीं और ये डाई कैरियन बना लेते हैं। डाई कैरियन, डाई कैरियन का मतलब 2 न्यूक्लियस इन अ सेल, 2 न्यूक्लियस इन अ सेल। देखिए बहुत से फंगी में क्या होता है, जैसे ही प्लाज्मा मिला, 2 न्यूक्लियस आपस में आए, वो तुरंत फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कुछ फंगी में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस आकर बैठे हुए हैं अभी। उस फेज को, उस तरीके के सेल को तो डाइकैरियन कह दिया। ठीक है, और वो जो फेज होता है ना, वहां पे जो फेज है, उस फेज को कहते हैं डाइकैरियन फेज। क्या कहते हैं उसको? डाइकैरियन फेज। क्या कहते हैं? डाइकैरियन फेज। यानी वो फेज है जहां पे 2 न्यूक्लियस एज सच रखा रहेगा। याद रहेगा
डाइकैरियन क्या है, डाइकैरियन फेज क्या है, कोई समस्या है यहां तक? पक्का? ठीक, समझ में आना चाहिए पूरा। तो 3 स्टेप, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। और ये याद रखिएगा, ये जो डाइकैरियन है ये मेनली आपको 2 तरह की फंगी में देखने के लिए मिलता है। नाम था उनका, हाँ, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। याद रहेगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कुछ भी अगर ना समझ में आया हो इसमें तो पूछिए या लिखिए नीचे, या कुछ लगा है कि कुछ नहीं बताया या कुछ गलत बताया तो उसे लिखिए, बताइए क्या है क्या नहीं, और देखते रहिए, समझिए, जानिए। हो गया? डाइकैरियन क्या है? 2 न्यूक्लियस इन अ सेल। और डाइकैरियन फेज वो फेज है जहां पे आपको एक सेल में 2 न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। ऐसे कौन है? ऐसा नहीं कि मिलते नहीं है, बाद में मिल जाते हैं, लेकिन एक अलग से दिख रहा है उसमें। एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। अभी बताऊंगा ये एस्कोमाइसिटीज क्या है, बेसिडोमाइसिटीज क्या है। क्लियर है? तो यहां तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा जो हमने पढ़ा है पूरा। फंगी हमने पढ़ा है आज, जिसमें मैंने पहले आपको इसका इंट्रो दिया था। इंट्रो में कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना? एक क्लोरोफिलस होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग होते हैं, थैलेकॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। डाइवर्सिटी मतलब वेरियस फॉर्म, मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल फीचर, हैबिटेट मतलब रहन, इनके रहने की जगह, ठीक है? वो लाइफ स्टाइल हो गया, रहन सहन, कैसे रहते हैं, ठीक है? मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसमें कुछ है जैसे ईस्ट है, ये क्या है? यूनिसेलुलर है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, रहने के लिए इन्हें गर्म जगह, ह्यूमिड प्लेस चाहिए। कॉर्टिकोलस होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, एपिजाइलिक होते हैं, जाइलोफिलस होते हैं, क्राटनोफिलस होते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया मॉर्फोलॉजी में देखें तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं, जिसे हाइफे, और बहुत सारे आपस में इंटरक्रॉस कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या बनाते हैं? माइसीलियम। यानी माइसीलियम को आप कह सकते हो कि नेटवर्क ऑफ हाइफे है, ठीक है? इसको क्या कह सकते हो? नेटवर्क ऑफ हाइफे। नेक्स्ट क्या बताया फिर मैंने आपको? मैंने बताया कि ये हैप्लॉइड बॉडी होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ हाइफे आप देख सकते हो। मल्टी न्यूक्लिएटेड, सिनोसिटिक, क्योंकि ये एसेप्टेट होता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये एसेप्टेट है, इसमें कोई सेप्टा नहीं है, एसेप्टेट। फिर इसके बाद यहां पे है तो न्यूक्लियस आर सेपरेट, और सेप्टेट हाइफे यहां देखने के लिए मिलता है। इसमें सेंट्रल मतलब क्रॉस वॉल आपको देखने के लिए यहां पे देखिए मिल रहा है, क्रॉस वॉल हाइफे, और इसमें बीच में पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पोर्स क्या हैं? सेंट्रल पॉक्स, बैरल शेप्ड, इन्फ्लेम्ड होते हैं। वो आपको मेनली बेसिडोमाइसिटीज में देखने के लिए मिल सकता है। तो याद रखिएगा, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में। सेल वॉल किसकी मिलके बनी होती है? फंगी, काइटिन यानी फंगल सेलुलोज एंड पॉलीसेकेराइड। फिर इनके लिए एक वर्ड यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस मतलब डाइवर्स हैबिटेट, इनमें बहुत डाइवर्स हैबिटेट प्रेजेंट होता है। फिर रिप्रोडक्शन इन फंगी में देखा, वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वहीं वेजिटेटिव की बात करते हैं तो बाय फ्रेगमेंटेशन है, बाय बडिंग है, और बाय फिजन है। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें मेनली स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन, है ना? फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन।
फिर हमने एसेक्सुअल की बात करी तो स्पोर फॉर्मिंग है, स्पोर, इनके स्पोर को ये बात याद रखिएगा माइटोस्पोर कहते हैं। माइटोस्पोर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके स्पोर बाय माइटोसिस प्रोसेस से मिलकर बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बाकी 3 तरह के स्पोर हैं, स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया और जूस्पोर। फर्क बस ज्यादा याद मत रखिएगा, याद रखिएगा जूस्पोर मोटाइल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, मोटाइल एक्वेटिक फॉर्म के लिए होते हैं, और अगर स्पोरेंजियोस्पोर की बात करते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, एंडोजीनियस होते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा फिर मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 प्रोसेस में याद रखना है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, कैरियोगैमी मींस फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसके बाद मियोसिस होता है। किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी स्लाइड में कुछ ना समझ में आया तो कृपया आप बोलें, ठीक है। तो इसके बाद ये मियोसिस यहाँ पे मैंने बताया था किस तरीके से होता है। फिर मैंने आपको बताया कुछ फंगी में डाइकैरियन फेज आपको देखने के लिए मिल सकता है, मोस्टली इन केस ऑफ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। थैंक यू। और कुछ पूछना चाहते हैं तो बता सकते हैं। आज के लिए यही।